हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम फर्म का समापन या एक साझेदारी फर्म का विघटन ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, एक फर्म का जब समापन होता है या उसका साझेदारी का विघटन होता है, फर्म जब समाप्त होती है, विघटित होती है, उस समय सारा व्यापार बंद हो जाता है, समस्त अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, संपत्तियों को बेच दिया जाता है, उनसे वसूली की जाती है और जितने भी दायित्व होते हैं उन सारे दायित्वों का भुगतान करके हिसाब किताब क्लियर कर दिया जाता है। अब इस समय हमें कौन कौन से खाते बनाना पड़ेगा इन कामों के लिए? तो एक वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और बैंक खाता, इस प्रकार प्रमुख रूप से 3 प्रकार के खाते इसमें बनाए जाते हैं। तो ये वाले जो यूनिट है इसमें मुख्य रूप से है वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता हमें बनाते आता है और बैंक खाता भी हम बना सकते हैं, लेकिन मुख्य है इसमें वसूली खाता। यदि बोर्ड परीक्षाओं के नज़रिए से हम देखें तो इसमें हमें वसूली खाता बनाते हुए आना चाहिए। साथ में थ्योरी वाला भी ऑप्शन रहता है इसमें, अथवा में आपको थ्योरी भी पूछी जाती है, मतलब 90 पर इसमें 50-50 रहता है, एक प्रकार से थ्योरी भी रहेगी और वसूली खाता बनाने को भी आएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी वाला भाग भी बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक साझेदारी फर्म का विघटन किन किन विधियों के माध्यम से किया जा सकता है, एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फर्म का विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है। ये 2 मुख्य रूप से बातें हैं जो कि इसमें मायने रखती है। तो ये 2 प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं और साथ में वसूली खाता किस प्रकार से बनाया जाता है उसको आप कर सकते हो। अभी तक की जो पिछले जो वीडियोज़ 4 वीडियो जो आए हैं, उन 4 वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा करीब हमने 5-6 सवाल कर लिए हैं। इन सवालों को भी यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप वसूली खाता आसानी से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी स्टेप है, आप उसको 5 स्टेप में वसूली खाता बना सकते हैं। ठीक है, संपत्तियों को ट्रांसफ़र करना है डेबिट में, दायित्वों को, बाहरी दायित्वों को क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद संपत्तियों से जो वसूली होती है उसको क्रेडिट में लिखना है, दायित्वों को जो भुगतान करेंगे लास्ट में हमें बैलेंस निकाल देना है। ठीक है, और इन 5 स्टेप्स में, आसान स्टेप्स में हम क्या करते हैं, वसूली खाता बना लेते हैं। आज की क्लास में हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। करीब हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज उसी में हम अगला क्वेश्चन देखने वाले। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, आज हम 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा इसको भी हम हल करेंगे। और पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये 5वां क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया है। मतलब हमें यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है तो उसका रूप कैसा होगा, तो सबसे पहले तो हमें समस्या को पहचान करना पड़ेगी। तो प्रश्न कैसा है, उसको क्या करना है, ये हम पहले समझ लेते हैं। जैसे ए और बी 2 पार्टनर है, उनका लाभ हानि विभाजन करने का अनुपात 3:2 है और उन्होंने 31 दिसंबर 2018 को फर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया। सिंपल सी बात है। उसके बाद बैलेंस शीट हमें मिलता है दायित्व और संपत्ति। संपत्तियों में हमारे सामने दिया गया है रोकड़, विनियोग, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर और भवन। दायित्व पक्ष में इधर लेनदार, आकस्मिक संचय, बैंक ऋण और पूंजी। अब यहाँ पर हमें पहचान क्या करना पड़ेगी, वसूली खाता जब हम बनाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं संपत्तियों से वसूली होती है, तो वसूली के बारे में नीचे लिखा गया है कि संपत्तियों से क्या क्या वसूली की गई है, दायित्वों को क्या भुगतान किया गया है और अंत में बोला गया है कि वसूली खाता तैयार कीजिए। अब वसूली खाता तैयार करने के लिए सबसे पहले स्टेप कौन सी है कि ये जो संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखना है। लेकिन कौन सी संपत्तियों को लिखना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन सी संपत्तियों को छोड़ना है, क्योंकि उनकी संख्या कम है। 3 संपत्तियां हैं जिनको छोड़ना है। रोकड़ मतलब जो कैश है, मतलब कैश इन हैंड जिसको हम बोलते हैं। दूसरा बैंक में रोकड़ मतलब कैश एट बैंक। और तीसरा देनदारों में यदि यहाँ पर डूबत ऋण प्रावधान लिखे हो तो इन 3 चीज़ों को क्या कर देंगे, हम यहीं पर छोड़ देंगे और बाकी सारी संपत्तियों को उठा के कहाँ ले जाएंगे, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है, रोकड़ मतलब इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। विनियोग, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, भवन, ये सारी संपत्तियों को, रोकड़ को छोड़ के बाकी सारी संपत्ति को उठा के हम ले जाएंगे वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। अब इधर दायित्व पक्ष में आएंगे तो दायित्व पक्ष में बाहरी दायित्वों को हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ले जाएंगे। अब यहाँ पर बाहरी दायित्वों की संख्या कम होगी, आंतरिक दायित्व ज़्यादा मिलेंगे। तो बाहरी दायित्व कौन कौन से हैं उसकी पहचान होने को होना हमें, लेनदार, देय विपत्र,
बैंक का ऋण या बैंक अधिविकर्ष या फिर किसी बाहरी व्यक्ति से लिया गया ऋण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के बाहरी दायित्व होते हैं। यदि ये दिए गए हो तो इनको सीधा सीधा उठा के हम वसूली खाते के कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट पक्ष में। यहाँ पर क्या दिया है, लेनदार। ठीक है, लेनदार बाहरी दायित्व है और ये बाहरी दायित्व जाएगा वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। आकस्मिक संचय तो बचाया हुआ पैसा है। बैंक ऋण ये भी बाहरी दायित्व है, ये भी वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में जाएगा। और पूंजी, पूंजी तो साझेदारों की पूंजी होती है, ये आंतरिक दायित्व है, मतलब ये एक प्रकार के साझेदारों को मिलने वाली है, उनके पूंजी खाते में जाएगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें छूट जाएगी, कौन कौन सी, आकस्मिक संचय और साझेदारों की पूंजी। और 2 जो चीज़ें हैं बाहरी दायित्व कौन कौन से हमने पहचान कर लिए, लेनदार और बैंक का ऋण। ये बाहरी का मतलब कि फर्म के बाहर से जिन लोगों से हमने उधार लिया है वो बाहरी दायित्व कहलाते हैं। तो भाई लेनदार कर्ज लिया है या बैंक का ऋण, बैंक से हमने ऋण लिया है, तो इनको सबसे पहले भाई बाहरी व्यक्तियों को पहले पैसा दिया जाता है ना, उसके बाद घर के लोगों की उधारी चुकाई जाएगी। तो ये बाहरी लोगों को हम पहले पेमेंट करेंगे, तो वो कहाँ से करेंगे, हम वसूली खाते में पहले ले जाएंगे, दायित्व क्रेडिट पक्ष में ले जाएंगे, फिर उनका भुगतान करेंगे। ठीक है, तो ये 2 स्टेप आपने समझ लिए होंगे। इसके बाद वसूली आती है। संपत्तियों से क्या क्या वसूली हुई है, तो विनियोग 22,000 रुपये में बी ने ले लिया। अब कोई भी साझेदार, भाई फर्म तो बंद हो रही है तो उसकी जो अच्छी संपत्तियां होगी तो कोई भी साझेदार उसको खरीद सकता है कि बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचे। उससे अच्छा ये है कि वो खुद साझेदारी उसको खरीद ले, वो जो मार्केट वैल्यू रख रही है या फिर उसका जो भी प्राइस है। तो विनियोग जो कितने के दिए गए हैं, 20,800 के, तो उन विनियोगों को 22,000 रुपये में बी ने ले लिया, तो अच्छी बात है ये तो। फिर बैंक चुकाने के लिए राजी हो गया, मतलब और उसने विनियोग ले लिया और बैंक ऋण चुकाने के लिए राजी हो गया कि बैंक का ऋण, भाई मुझे विनियोग दे दो 22,000 रुपये में और मैं साथ में आपको बैंक का ऋण भी मैं क्या कर दूंगा, चुका दूंगा मैं। ठीक है, फिर रोकड़ के अलावा सारी संपत्तियां 69,000 रुपये में बेच दी गई। भाई विनियोग तो उसने ले लिया, अब बचा क्या, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर और भवन। इन सारी संपत्तियों को जब बेचा गया तो इनसे 69,000 रुपये की क्या हुई, वसूली हुई। फिर है विघटन के वे 1100। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक, 1100 नहीं है, वो क्या है, 1600 है। तो विघटन के वे 1600 रुपये हुए। लेनदारों को 5,030 रुपये पूर्ण भुगतान कर दिया गया। वसूली खाता तैयार कीजिए। ठीक है, तो संपत्तियों से वसूली को वसूली खाते के क्रेडिट में लिखते हैं और जो भुगतान होता है वो सारे भुगतान को वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ये 4 स्टेप में हमारा वसूली खाता क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी जर्नी और हम बनाते हैं वसूली खाता। तो वसूली खाते में सबसे पहली बात कौन सी आएगी हमारी, वसूली खाते का डेबिट पक्ष। मतलब हम कहाँ से शुरू करेंगे, डेबिट पक्ष में। और डेबिट पक्ष में क्या लिखेंगे, हम ये सारी संपत्तियों को, रोकड़ को छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों को एज इट इज़ पहले तो वहाँ लिखेंगे। तो विनियोग, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर और भवन। ठीक है, अब ये बहुत सारी है तो इनको हम एक हेडिंग दे देंगे, विविध संपत्तियां। क्या हेडिंग दे देंगे, विविध संपत्तियां, मतलब सन्ड्री असेट्स। और फिर उसकी लिस्ट बना देंगे हम नीचे। तो हमने यहाँ पर लिस्ट बना दी, इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग कितने रुपए के हैं, 20,800 रुपये के। उसके बाद में डेटर्स, देनदार, ये कितने के हैं, 19,600। जब भी अमाउंट लिखे आप लोग उसको पूरी तरह से कंफर्म कर ले, जल्दी जल्दी में कुछ भी गलत न लिखे। स्टॉक 8,750। फिर है फर्नीचर 2,500 रुपये। इधर स्पेलिंग लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो चलेगा, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो गलत नहीं लिखा जाना चाहिए। उसको बिल्कुल आप 4 बार कंफर्म करने के बाद ही आगे बढ़े आप, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, ये पैसा है ये। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी संपत्तियां हमने चिट्ठे में से उठा के हमने कहाँ कर दी, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिख दी। मतलब हम वहाँ से इनको वो खाते बंद कर दिए, ये खाते खुले थे, मतलब चिट्ठे में लिखे मतलब ये खाते ओपन थे। अब इनको उठा के हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, वसूली खाते के डेबिट में, मतलब ये खाते क्या हो गए, क्लोज हो गए। ठीक है, तो टोटल इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0, 8 और 6 14 और सॉरी यहाँ पर 0 नहीं 5 आएगा। ठीक है, ये 0 और ये 5
फिर 8 और 6 14, 7 21, 5 26 का 6, 2 9 11, 8 19, 20 21 और 5 26, 2 2 4 5, 5 और 4 9, 96,650 रुपये की संपत्तियां हैं। इसको छोड़ देंगे, केवल रोकड़ को छोड़ दी, बाकी सारी संपत्ति हमने यहाँ लिस्ट बना ली। अब हम इधर क्रेडिट साइड में आएंगे। सेकंड स्टेप, ये हमारी पहली स्टेप हो गई ए वाली, ठीक है। अब बी स्टेप में क्या कौन से लिखेंगे? बाहरी दायित्व तो हमने पहले ही देख लिया, लेनदार और बैंक ऋण। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? सन्ड्री लाइबिलिटीज़ ऐसा नाम दे सकते हैं। एक से अधिक यदि होता है तो हम उसको सन्ड्री लाइबिलिटीज़ नाम दे देंगे। और विविध दायित्वों में एक है हमारा क्रेडिटर्स और एक है हमारा बैंक लोन, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं? 5,280 रुपये के हैं और बैंक ऋण है हमारा 10,000 रुपये का, मतलब 15,280 रुपये की हमारी क्या हो गई? ये हमारे हो गए दायित्व। मतलब अब चिट्ठे में से संपत्तियों को यहाँ ले आए, दायित्वों को, बाहरी दायित्वों को इधर ले आए। इनसे वसूली करना है और इनको भुगतान करना है, और जो बचेगा वो लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। अब ये दो स्टेप तो कर लेंगे। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? इनको बेचना है और इनसे जो भी वसूली होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। अब इनको बेचेंगे तो क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा आप यहाँ पर लिख दो बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अब वसूली कहाँ है? देखो नीचे, विनियोग 22,000 रुपये में बी ने ले लिए। तो भाई बी ने लिए हैं, इसका मतलब बी के पूंजी खाते को हम क्या करेंगे? डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो अलग से एंट्री होगी। यदि कोई साझेदार किसी संपत्ति को लेता है तो वो यहाँ पर अलग से लिखा जाता है। तो फिर बैंक चुकाने के लिए राज्य हो गया। रोकड़ के अलावा से संपत्तियाँ 69,000 में बेच दी गई। मतलब जितनी भी संपत्तियाँ हैं, मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, यदि मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को किसने ले लिया? बी ने ले लिया। बाकी देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये चारों संपत्तियों को मिला के बेचा जब, तो कितनी वसूली हुई? 69,000 रुपये की क्या हुई? वसूली हुई। अब ये सारे व्यय जिनको भुगतान किया गया है, तो वो भुगतान किधर आएगा? डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। पहले संपत्तियों का हिसाब कर लेते हैं। तो इन चारों को जो बेचा गया तो 69,000 मिला, और विनियोग किसने ले लिया? बी ने ले लिया। तो उसके लिए अब हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा बाय बीज अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब बी का पूंजी खाता। बी का पूंजी खाता डेबिट होगा और वसूली खाता क्रेडिट होगा। बी का पूंजी खाता डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने विनियोग खरीद लिए हैं। कितने में खरीद लिए? विनियोग को उसने 22,000 रुपये में खरीद लिया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया विनियोग उसने 22,000 में लिए हैं, तो यहाँ पर लिख दिया कि विनियोगों को किसने लिया है? बी ने लिया है। सारी संपत्तियाँ आ गई, विनियोग बी ने ले लिए और बाकी चार संपत्तियों से हमें कितनी वसूली है? 69,000 की वसूली हो गई। मतलब हम हमारी संपत्तियों की वसूली का काम खत्म हो गया, ये हमारे पास वसूली का पैसा आ गया। अब दायित्वों का, इन वसूली से हम क्या करने वाले हैं? दायित्वों का भुगतान करने वाले हैं। अब देख लो कि लेनदार और बैंक ऋण, तो लेनदारों को कितना भुगतान किया गया है? तो यहाँ पर दिया है कि लेनदारों को 5,030 रुपये का भुगतान किया गया। भुगतान कैसे करोगे? तो भुगतान बैंक के माध्यम से होगा, तो वो भी कैसा लिखा जाएगा? टू बैंक अकाउंट। भुगतान इधर होगा, वसूली इधर, भुगतान इधर। किसको किसको भुगतान करें? तो सबसे पहले तो आपने किसको भुगतान किया गया? लेनदारों को। कितना भुगतान किया गया है? यदि लिखा है कि लेनदारों को इतना भुगतान किया गया, कितना? 5,030, तो वो लिख दो। उसके बाद बैंक ऋण, दूसरा दायित्व कौन सा है? बैंक ऋण। तो बैंक ऋण तो किसने ले लिया? बी ने उसकी जिम्मेदारी ले ली कि भाई मुझे विनियोग दे दो तो मैं बैंक ऋण चुका दूंगा। तो उसके लिए हम अलग से बी का पूंजी खाता क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसने भुगतान की जिम्मेदारी ले ली, मतलब उसका ऋण पूंजी खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा बैंक ऋण के नाम से। फिर और क्या है? विघटन के व्यय 1100 रुपये हुए, विघटन के व्यय। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, भाई संपत्तियों को जो बेचा गया तो भाई इतनी आसानी से तो नहीं बिकने वाली है वो, उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ा होगा, दलाल को ढूंढना होगा, मीडिएटर कोई ढूंढा होगा और उसको बेचा होगा, तो उसमें खर्चा आया। कितना खर्चा आया? 1600। यहाँ 1100 रुपये मिस प्रिंट है तो क्या आ जाएगा? 1600। कितना हो गया? 6,630 रुपया।
इतना भुगतान किया हमने बैंक के माध्यम से। और जो बी है उस बी ने क्या किया है, बीज कैपिटल अकाउंट, इधर भी बी का कैपिटल मतलब बी का पूंजी खाता क्रेडिट होगा किसके नाम से, बैंक लोन के माध्यम से, क्योंकि उसने बैंक लोन को भुगतान करने की जिम्मेदारी ले ली है। कितना है बैंक लोन, 10,000 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपये। क्लियर। अब ये हो गया हमारा जो संपत्तियों की लिस्ट बना दी, इधर दायित्वों की लिस्ट बना दी, संपत्तियों से वसूली हो गई और सारे जितने भी दायित्व थे उन दायित्वों को हमने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, अब हम बैलेंस निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे और उसका आपस में हम बैलेंस निकालेंगे। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट दिखेगा नहीं। चलिए, डेबिट में कितना है, 96,650, 6,630 और 10,000 जोड़ दो, 5 और 3 8, 6 और 6 12, 6 6 12 और 1 13, 9 10 और 1 11, 1,13,280। क्रेडिट पक्ष में देखो 15,280, 69,000 69,000 और 22,000 रुपये। ये हो गया हमारा क्रेडिट पक्ष। इसको जोड़ दो, 8 2 9 और 5 14 और 2 16, 2 6 8 और 2 10, 1,06,280। अब क्लियर दिख रहा है कौन सा पक्ष बड़ा है, डेबिट पक्ष बड़ा है। तो डेबिट में से क्रेडिट घटा दो, मतलब 1,00,000 छोटी रकम घटेगी, बड़ी रकम में से 280 रुपये। ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर आ जाएगा 0 0। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 7,000 रुपये। अब ये 7,000 रुपये क्या आया भाई, डेबिट पक्ष यदि बड़ा है मतलब भुगतान वाला पक्ष बड़ा है और प्राप्ति वाला पक्ष छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, मतलब वसूली खाते पर हानि आ रही है। अब कितने पार्टनर हैं, ए और बी है। ठीक है, ए और बी। अब ए और बी में 7,000 को हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, तो उसके लिए भी तरीका है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ए और बी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ए के हिस्से में कितनी आएगी, 7,000 गुणित 3/5, ए का हिस्सा 3 है। इसी प्रकार से बी का 7,000 गुणित 2/5, 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 का 20, 14 तिया 4200 रुपये इसको मिला। इसी प्रकार से ये 1400 बार कटा, 14 दूनू 2800 रुपये इसको मिल रहा है। दोनों को जोड़ोगे तो 7,000 ही आएगा। मतलब ये ए के हिस्से में हानि आ रही है 4200 और बी के हिस्से में हानि आ रही है 2800 रुपये। और इस प्रकार से हमारा जो टोटल है वो टोटल कितना हो गया, कितना आया था वो, अभी हमने जोड़ा था तो चलो 1,00,000 ऐसे ही आया था, फिर से जोड़ लेते हैं। 0 आखिरी में 280 आया था, 5 3 8, 6 6 12। ठीक है, 1 बचा, 7 और 6 13, फिर 9 और 1 10 10 और 1 11, 1,13,280 और इधर भी आएगा 1,13,280। ये हो गया हमारा दोनों पक्ष का बराबर बराबर। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, वसूली खाता बन गया। ये इस प्रकार से हमें क्या बनाना पड़ेगा, वसूली खाता तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, 5 स्टेप है, ए बी फिर सी डी और लास्ट में ई, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस। यदि हानि आ रही है तो इधर, लाभ आ रहा है तो इधर। मतलब यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा होता तो यहाँ क्या होता, प्रॉफिट होता। डेबिट पक्ष बड़ा है तो इधर क्या आया, लॉस आया, हानि आई। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जर्नल एंट्री वाला है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्रियाँ भी पूछ ली जाती है। तो पहले हम इन जर्नल एंट्री को समझ लेते हैं। निम्न के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए।
आरत फर्म के एक साझेदार ने वसूली व्यय के 8,000 रुपये चुकाए। भाई जब आरत एक साझेदार है, जब फर्म का समापन हो रहा है तो सारी संपत्तियों को बेचा जाता है, तो कोई भी साझेदार उसकी जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं इन सारी संपत्तियों को बेचूंगा। तो उस वसूली पर संपत्तियों को बेचकर जो पैसा वसूल किया गया तो उसमें उसको कितना खर्चा हुआ, 8,000 का, और किसने भुगतान किया, आरत ने। तो वसूली व्यय हम कहाँ लिखते हैं, हम वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। यदि हमने नगद भुगतान किया, मतलब फर्म ने यदि पैसा नगद भुगतान किया है तो किस नाम से लिखा जाता है, बैंक के, टू बैंक के। अभी तक हमने बैंक टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब यदि मान लो किसी साझेदार ने पैसा भुगतान किया है कि भाई मैं बाद में फर्म से ले लूँगा, तो क्या आएगा, साझेदार का पूंजी खाता लिखा जाएगा। जैसे कोई किसी दायित्व के भुगतान करने की जिम्मेदारी कोई साझेदार ले लेता है तो उसका पूंजी खाता मतलब वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ऐसे यदि वो समापन व्यय भुगतान करने की जिम्मेदारी ले लेगा तो उसका पूंजी खाता भी क्या आ जाएगा, वो लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर अब हम लिखेंगे वे आरत ने फर्म का जो साझेदार है वसूली व्यय 8,000 रुपये भुगतान करने की उसने क्या ले ली है, उसने जिम्मेदारी ले ली है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहली जो एंट्री होगी हमारी, कौन सी एंट्री होगी, यही वाली होगी कि वसूली खाता डेबिट। भाई वसूली व्यय हमेशा ध्यान रखना, वसूली व्यय कहाँ लिखे जाते हैं, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। तो जब भी वसूली व्यय की बात आएगी तो यहाँ पर क्या आएगा, वसूली खाता क्या होगा, डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब वसूली खाता क्या होगा, डेबिट होगा। अब यदि हम नगद भुगतान करते, यदि लिखा रहता है कि वसूली व्यय का भुगतान किया गया, तो यहाँ क्या लिखते, टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर ये वसूली व्यय का भुगतान किसने किया, आरत जो एक साझेदार का नाम है उसने भुगतान किया है। अब इसलिए ये पैसा किसको मिलना चाहिए, आरत को मिलेगा। अब आरत को कैश नहीं मिलेगा, ये पैसा आरत के पूंजी खाते में जमा होगा, मतलब क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू आरत्स कैपिटल अकाउंट। ये जो वसूली का पैसा है आरत को मिलने वाला है और ये आरत के पूंजी खाते में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस टू रियलाइजेशन पेड बाय आरत। जो आरत है उसने वसूली पर जो व्यय है उन व्यय का क्या किया, भुगतान किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री हमारी क्या है, राजेश ने सहमति प्रदान की कि वह 15,000 रुपये वसूली व्यय का चुकाएगा। तो राजेश एक साझेदार है, जब फर्म बंद हो रही है, समाप्त हो रही है, उस समय उसने ये जिम्मेदारी ले ली कि भाई ये संपत्तियों को बेचकर इसकी राशि वसूल करने की जिम्मेदारी मेरी, और इस पर जो भी खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, 15,000 रुपये जो खर्चा आएगा वो खर्चा कौन भुगतान करेगा, मैं भुगतान करूँगा। तो राजेश ने सहमति प्रदान की कि वह 15,000 रुपये वसूली व्यय चुकाएगा, परंतु यह व्यय फर्म द्वारा चुकाया गया। मतलब ये जो व्यय है, ये व्यय किसके द्वारा चुकाया गया, फर्म के द्वारा, साझेदारी फर्म के द्वारा चुका दिया गया। अब यहाँ पर यदि फर्म के द्वारा चुका दिया गया, जबकि चुकाना किसको था, राजेश को चुकाना था, तो अब राजेश से पैसा लिया जाएगा। इसका मतलब अब राजेश से पैसा, जैसे अभी हमने आरत ने वसूली व्यय चुकाया फर्म की तरफ से, तो हमने आरत के पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया कि भैया तेरे पैसे तू ले ले, 8,000 उसके पूंजी खाते में जमा कर दिए। अब फर्म को राजेश से लेना है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, राजेश का पूंजी खाता डेबिट होगा। डेबिट होना मतलब पैसा उसके पूंजी खाते में से कम करना। तो यहाँ पर राजेश का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 15,000 रुपये से राजेश का जो पूंजी खाता है वह डेबिट हो जाएगा, और हम लेंगे उससे क्या लेंगे, टू कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, टू कैश या टू बैंक। कितना पैसा लेगी फर्म, 15,000 रुपये उससे लेगी। क्यों, क्योंकि ये पैसा किसको चुकाना था, राजेश को चुकाना था। अब भाई पर राजेश को इसी क्या खुजली है कि वो राजेश चुकाएगा, उसको क्या मज़ा आ रहा है, संपत्तियों की वसूली भी करेगा और 15,000 रुपये भी देगा।
ऐसा नहीं, फ्री में कोई काम नहीं करता है। राजेश जो साझेदार है उसने फर्म से बाउंड किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं, उसने फर्म से 15,000 रुपये पहले ले लिया है कि भाई मुझे 15,000 रुपये में ठेका दे दो, संपत्तियों से सारे पैसा वसूल करने के जो भी मुझे 15,000 रुपये में उसने ठेका ले लिया। तो अब वो वसूली व्यय जितना भी होगा वो जिम्मेदारी किसकी होगी? राजेश की होगी। लेकिन वो 15,000 रुपये राजेश ने नहीं दिए और किसने दिए? फर्म की तरफ से उसने फर्म ने चुकाए। जब फर्म ने चुकाया तो भाई राजेश को तो पहले ही 15,000 दे दिया गया है, तो अब राजेश से क्या किया जाएगा? वसूला जाएगा। इसलिए राजेश के पूंजी खाते में से 15,000 रुपये हम क्या कर देंगे? यहाँ पर कम कर देंगे। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन फर्म, रियलाइजेशन expenses paid by realization expenses paid on behalf of Rajesh, paid on behalf of राजेश। मतलब राजेश के बिहाफ पर क्या किया गया? फर्म के द्वारा ये पेमेंट किया गया था वसूली का व्यय, इसलिए राजेश का पूंजी खाता हमने क्या कर दिया? डेबिट कर। तीसरा है रमेश जो कि एक साझेदार है, उसको 20,000 रुपये पारिश्रमिक के चुकाए और वे फर्म के सभी व्यय भी चुकाएंगे। मतलब क्या हुआ कि ये सीधा सीधा मतलब दे रहा है कि जो वो फर्म के सभी व्यय चुकाएंगे, मतलब फर्म के समापन पर जो भी वसूली के व्यय होंगे वो कौन चुकाएगा? रमेश चुकाएगा। और उसके बदले उसको क्या दिया जाएगा? 20,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के कान ऐसा पकड़ो या फिर आप हाथ घुमा के ऐसा पकड़ो, एक ही बात है। मतलब यहाँ पर रमेश को 20,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा। किसके लिए? वसूली व्यय के लिए। या तो फर्म डायरेक्ट 20,000 रुपये वसूली व्यय का पेमेंट कर दे, या फिर किसको देगी? राजेश को, रमेश को देगी और रमेश उसको पेमेंट करेगा। तो फर्म के द्वारा रमेश को 20,000 रुपये दे दिया जा रहा है कि भैया आप जो भी वसूली व्यय होगा तेरे को पेमेंट करना है। इसका मतलब अब यहाँ पर जो हमारा जो वसूली व्यय है, वसूली व्यय का भुगतान हो रहा है, तो वसूली व्यय कहाँ लिखा जाएगा? वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, क्योंकि हम सीधे इनडायरेक्टली क्या पेमेंट कर रहे हैं? वसूली व्यय का भुगतान कर रहे हैं, और इसलिए वसूली व्यय वसूली खाते के डेबिट पक्ष में आता है। कितना पेमेंट कर रहे हैं? एक प्रकार से हम 20,000 रुपये का। किसको भुगतान कर रहे हैं हम? टू रमेश कैपिटल अकाउंट। मतलब रमेश के कैपिटल अकाउंट में ये क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। टू रमेश कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेम्यूनरेशन अलाउड। मतलब एक प्रकार से हमने उसको जो पारिश्रमिक है वो अलाउड कर दिया। रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक, उसका हमने स्वीकृत कर दिया कि भैया तेरे को इतना पारिश्रमिक देंगे। संपत्तियों से वसूल करेगा पैसा, उसके बदले तेरे को 20,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो वसूली खाता एक प्रकार से ये वसूली व्यय हुआ 20,000, और ये किसको दिया जाएगा? रमेश को दिया जाएगा, क्योंकि रमेश वसूली व्यय का सारा भुगतान करने की जिम्मेदारी ले रहा है। अब उसको 20,000 रुपये का भुगतान करना पड़े कि 40,000 का भुगतान करना पड़े, इससे फर्म को कोई लेना देना। फर्म ने उसको 20,000 रुपये दे दिए, इकट्ठा ठेका एक प्रकार से उसको बोला जाता है। अब एक लास्ट क्या एंट्री बची? अनुजा एक साझेदार है, 18,000 पारिश्रमिक के चुकाए और उन्हें सभी व्यय को चुकाना था। फर्म ने 5,000 रुपये व्यय के चुकाए। अब यहाँ पर भी वही है कि अनुजा ने 18,000 रुपये में ठेका ले लिया कि भाई मैं सारी संपत्तियों की वसूली करूँगी, मुझे 18,000 रुपये चाहिए। तो बस यही की एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुजास कैपिटल अकाउंट, और वही आएगा बीइंग रेम्यूनरेशन अलाउड। ठीक है, अब एक एंट्री ये होगी, उसके बावजूद भी फर्म के द्वारा 5,000 रुपये का भुगतान किया गया। अब भाई अनुजा ने जब 18,000 रुपये में ठेका ले लिया कि संपत्तियों से जितनी भी वसूली होगी तो उस पर जो भी खर्चा होगा फर्म अनुजा 18,000 तेरे को हम देंगे, तो अब जान और तेरा खर्चा जान। लेकिन अनुजा को 18,000 फर्म ने दे दिया। अब जब सवारे खर्चे हुए तो फर्म को और 5,000 रुपये खर्च करना पड़ा उस व्यय वसूली के लिए। तो जो 5,000 रुपये फर्म ने दिए वो किसके बिहाफ पर दिए? अनुजा के बिहाफ पर दिए कि भाई ये पैसा अनुजा को देना था लेकिन हम दे रहे। मतलब अब फर्म क्या करेगी? 5,000 रुपये उससे क्या करने वाली है? वसूल करने वाली है। मतलब फर्म के द्वारा उससे 5,000 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, तो अनुजा का पूंजी खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और
टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कि राजेश की तरफ से फर्म ने पैसा चुकाया, इसलिए राजेश का पूंजी खाता हमने डेबिट कर दिया और उसके खाते से पैसा हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से अनुजा की तरफ से फर्म ने 5,000 दिए, इसलिए अनुजा का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। मतलब लास्ट की जो एंट्रियां हैं वो दो इस प्रकार की होगी, एक ये और एक ये। यहाँ पर होगा केवल अनुजा का पूंजी खाता और यहाँ पर होगा केवल ये अनुजा का पूंजी खाता, ऐसा लिखा जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा और तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एंट्री करना है, तो एंट्री इतने में हो जाएगी। एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से आपको ये सारे कॉलम खींचना पड़ेगा और इनको हल भी करना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब हम एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहली हमारी कितनी, 1 2 3, कौन सी एंट्री है, 4 नंबर वाली एंट्री है। तो सबसे पहला तो क्या होगा कि अनुजा को हमने पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वसूली वे भुगतान किया जा रहा है, मतलब ये वसूली खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुजाज कैपिटल अकाउंट, मतलब हम वसूली व्यय का एक प्रकार से भुगतान कर रहे हैं अनुजा को, मतलब पारिश्रमिक दे रहे हैं उसको, ठेका, ठीक है। तो रियलाइजेशन या इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे, जैसे अभी हमने लिखा था ना, रिम्यूनरेशन बीइंग ये पारिश्रमिक बोलते इसको, अलाउड, मतलब उसको हमने 18,000 रुपये का पारिश्रमिक क्या किया, स्वीकृत किया कि अब भाई 18,000 का पारिश्रमिक उसको इकट्ठा दे दिया कि अब ये सारी संपत्तियों को बेचना है और वसूली पर जितना भी खर्चा होगा ये 18,000 रुपये हम तेरे को करना है। लेकिन इसके बावजूद भी फर्म से उसने 5,000 रुपये और पेमेंट करवाया। तो यदि अनुजा ने करवाया तो इसलिए अब फर्म क्या करेगी, उसके पूंजी खाते में से 5,000 रुपये निकाल लेगी। तो अनुजास कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये और ये आ जाएगा टू बैंक या कैश, टू बैंक या कैश के रूप में उसके खाते में से पैसा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो किसके द्वारा भुगतान किया गया, फर्म के द्वारा भुगतान किया गया, जो कि किससे लिया जा रहा है, अनुजा से लिया जा रहा है। भैया कभी फ्यूचर में पूछा जाएगा ना, अनुजा का पूंजी खाता 5,000 से डेबिट क्यों किया गया, मतलब अनुजा के पूंजी खाते में से 5,000 रुपये क्यों निकाले गए, तो यहाँ आ जाएगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, ये चुकाना था अनुजा को, लेकिन किसने चुकाया, फर्म ने, इसलिए फर्म ने 5,000 रुपये उसके पूंजी खाते में से निकाल लिए। इस प्रकार से ये जो 4 हमारे लिए जर्नल प्रविष्टियाँ आई है, ये 4 जर्नल प्रविष्टि के लिए हमने यहाँ पर कितनी एंट्री करी, 5 एंट्री करी। इस प्रकार की जो 5 एंट्रियाँ हैं वो परीक्षा में हमारे से पूछी जा सकती, मतलब इस प्रकार के व्यय से रिलेटेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल एंट्री परीक्षा में आ सकती। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वसूली व्यय हमेशा डेबिट होता है, वसूली खाते के डेबिट में होता है। देखो वसूली व्यय यदि नगद भुगतान किया जाएगा तो वसूली खाता डेबिट, रोकड़ खाते से या बैंक खाते से नगद भुगतान किया गया। यदि किसी साझेदार ने भुगतान किया तो वसूली खाता डेबिट तो होगा और उस साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। ये 2 बात ध्यान रखना। नगद भुगतान, वसूली पे भुगतान किया गया मतलब नगद भुगतान किया गया तो वसूली खाता डेबिट बैंक खाते से। यदि किसी साझेदार ने भुगतान किया तो वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से। ये 2 बातें हो गई। अब साझेदार ने जिम्मेदारी ले ली, मतलब साझेदार को वसूली करने के लिए पारिश्रमिक दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया गया, किसको, रमेश को, तो वसूली खाता डेबिट, भाई एक प्रकार का पारिश्रमिक मतलब वसूली व्यय ही दिया जा रहा है, तो वसूली खाता डेबिट किसको दिया जा रहा है, रमेश के पूंजी खाते से।
अब यदि मान लो साझेदार वसूली व्यय का भुगतान नहीं कर पा रहा है किसी कारण से और फर्म कर रही है, लेकिन फर्म किसकी तरफ से कर रही है, वो साझेदार की तरफ से कर रही है, इसलिए फिर साझेदार का पूंजी खाता क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, क्योंकि उसके खाते में से फिर राशि फर्म के द्वारा निकाल ली जाएगी। बस ये चार वही की वही बातें घुमा करेंगे। चलो अगले प्रश्न में फिर हम उसको समझ लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो आगे दिया है, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। निम्न दशाओं में आप क्या जर्नल के लेखे करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, वसूली पर व्यय 1500 रुपये हुआ। अभी मैं जो बता रहा था कि वसूली पे 1500 रुपये का खर्च हुआ, मतलब ये नगद खर्च हुआ, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे, पहली एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना खर्चा हुआ 1500, और क्या लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक, सीधी सीधी सी बात। यदि नगद भुगतान किया जाएगा तो वसूली खाता डेबिट बैंक खाते से। अब दूसरी एंट्री कौन सी, वसूली पर व्यय 600 रुपये जिसे मोहन एक साझेदार ने चुकाए। यहाँ पर नगद भुगतान किया गया, लेकिन अब ये वसूली का व्यय किसने भुगतान कर दिया, मोहन, जो कि एक साझेदार ने। भाई मोहन ने यदि फर्म की तरफ से भुगतान कर दिया तो अब मोहन को मिलेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी क्या होगा, वसूली खाता तो डेबिट हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना था वसूली व्यय 600 रुपये। ठीक है, अब ये पेमेंट किसने, यहाँ नगद नहीं भुगतान किया गया, किसने किया है, ये मोहन ने किया, और इसलिए मोहन का पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। भाई फर्म ने यहाँ नगद भुगतान किया था तो इसलिए टू बैंक अकाउंट हो गया, लेकिन यहाँ पर फर्म की तरफ से मोहन ने भुगतान कर दिया, इसलिए मोहन के पूंजी खाते में ये 600 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो वसूली खाता डेबिट, मोहन के पूंजी खाते से 600, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मोहन, जो वसूली व्यय का भुगतान किसने किया, मोहन ने किया। किसकी तरफ से किया, फर्म की तरफ से किया। तीसरा, रोहन एक फर्म के साझेदार को व्यवसाय के समापन के कार्य को देखने के लिए कहा गया, जिसके लिए 2000 रुपये का कमीशन देना निश्चित किया गया। भाई उसको वसूली कार्य की जिम्मेदारी दी गई और इसके लिए उसको क्या दिया जाएगा, 2000 रुपये दिया जाएगा। बस सीधी सी बात है, यहाँ पर भी वही आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब एक प्रकार का ये वसूली व्यय हुआ। ठीक है, 2000 रुपये में ठेका हो गया उससे। किससे ठेका हो गया, कौन है नाम उसका, रोहन, तो टू रोहन्स, आप उसको कमीशन दो, पारिश्रमिक दो, एक ही बात होती है, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, मतलब उसको रोहन के पूंजी खाते में ये पैसा क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो बीइंग कमीशन अलाउड, तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, वसूली करने के लिए कमीशन उसको दिया जा रहा है। फिर 50,000 रुपये की एक पुस्तक मूल्य की मोटर कार, पुस्तक मूल्य मतलब बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मीन्स होता है चिट्ठे में मोटर कार की कीमत कितनी है, 40,000 रुपये। लेनदारों ने अपने भुगतान के पूर्ण भुगतान स्वरूप स्वीकार कर ली, कि जो लेनदार थे फर्म के, उन लेनदारों ने बोला कि भैया हमें 50,000 रुपये मत दो, है ना, और उन्होंने 50,000 की पुस्तक मूल्य की मोटर कार को 40,000 रुपये के मूल्य पर ले लिया। 40,000 रुपये के लेनदार थे, मतलब फर्म के जो लेनदार थे कितने के थे, 40,000, मतलब फर्म को लेनदारों को 40,000 भुगतान करना था। तो वो लेनदारों ने बोला कि भैया हमें 40,000 मत दो, आपके पास जो मोटर कार है वो मोटर कार की वैल्यू पुस्तक में कितनी लिखी हुई है, मतलब चिट्ठे में कितनी लिखी है, 50,000, वो मोटर कार हमें दे दो। इस प्रकार से एक हाथ से लिया और एक हाथ से दिया, एक हाथ से उन्होंने मोटर कार दे दी और दूसरे हाथ से उनका जो लेनदार का जो पैसा था वो बराबर हो गया। मतलब यहाँ पर इसकी क्या होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पर लेन देन बराबर हो गया। तो उनको मोटर कार दे दी और उसके बदले उनको कुछ, फर्मों को कुछ देना नहीं पड़ा, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, नो एंट्री होगी। कि लेनदारों को किसी संपत्ति दे दी जाए और पूर्ण भुगतान में, तो वहाँ पर उसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी।
भाई लेनदारों को हमें 40,000 देना था, तो लेनदारों ने बोला कि भाई हमें मोटर कार दे दो, तब उसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारी ये वाला जो क्वेश्चन था, इसकी ये 4 एंट्री में से हमने 3 एंट्री करी और चौथे के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। फर्म के समापन के समय निम्न के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। भाई 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई जर्नल प्रविष्टि आप करके बताओ सिंपल रूप से। संपत्ति का विक्रय किया गया, फिर दायित्वों का भुगतान किया गया, सुबह में एक साझेदार को संपत्ति के विक्रय पर 5% कमीशन निश्चित किया गया। तो सिंपल सी बातें हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे संपत्ति का विक्रय किया गया 60,000, अभी हमने वसूली खाता बनाया, ठीक है। वसूली खाते में हमने क्या देखा कि संपत्तियों को बेच करके इतना पैसा वसूल किया गया। ये बात वही है कि संपत्तियों को बेचा गया और 60,000 रुपये वसूल किया गया। अब याद करो कि संपत्तियों से जो वसूली होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, तो संपत्तियों से जो वसूली होती है उसको वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इसका मतलब वसूली खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब वसूली खाता क्रेडिट होता है मतलब वहाँ क्या लिखते हैं हम, बाय बैंक अकाउंट। इसका मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट, भाई पैसा आता है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, भाई संपत्ति को बेचने से पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू वसूली मतलब टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली जो हमारी एंट्री वो क्या हो जाएगी, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कितना, 60,000 रुपये, और वो क्यों आ रहा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जा रहा है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने संपत्तियों को क्या किया है, सोल्ड किया है, हमने संपत्ति को क्या किया है, बेचा है। फर्म की जो संपत्तियां थी उन संपत्तियों को हमने बेच दिया। तो बीइंग असेट्स रियलाइज्ड फॉर कैश, बीइंग assets realize for cash, मतलब संपत्तियों से नगद वसूल हुआ। कितना वसूल हुआ, 60,000 रुपये वसूल हुआ। सेकंड एंट्री, दायित्व का भुगतान किया गया 20,000। अब याद करो, यदि लेनदार है, देय विपत्र है, बैंक ऋण का जब भुगतान किया जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। वसूली खाते के डेबिट में मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वसूली खाता डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना भुगतान किया जा रहा है, 20,000। अब भुगतान करेंगे तो क्या जाएगा, आपके पास से रोकड़ जाएगी, मतलब टू बैंक अकाउंट, आपके पास से नगद पैसा चला जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, मतलब दायित्वों का भुगतान किया गया। ठीक है, फिर है शुभम एक साझेदार को संपत्ति के विक्रय के लिए 5% क्या दिया गया, कमीशन दिया गया। तो भाई शुभम एक साझेदार है, उसको आप संपत्ति की वसूली के लिए कमीशन दे रहे हो। अभी हमने जैसा किया था तो वो एक प्रकार से क्या हुआ, कमीशन, ये वसूली व्यय हुआ। और वसूली व्यय हमेशा कहाँ लिखा जाता है, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अब कितना कमीशन दिया जा रहा है, 5%। किस पर, संपत्तियों की वसूली पर। संपत्तियों को बेचने से कितना पैसा मिला, 60,000। 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का उसको कमीशन दिया जा रहा है। तो 2 किसको दिया जाएगा, शुभम को। यहाँ कमीशन मत लिख देना गलती से, शुभम्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये शुभम के पूंजी खाते में पैसा क्या होगा, जमा हो जाएगा। और यहाँ हम लिख देंगे बीइंग कमीशन अलाउड, उसको कमीशन हमने क्या कर दिया, स्वीकृत कर दिया। तो जो वसूली व्यय के लिए संपत्तियों से 60,000 जो वसूल हुआ, इसके लिए उसको कमीशन दिया साझेदार जो शुभम है उसको। तो वसूली वो जो कमीशन एक प्रकार का वसूली व्यय है, और वसूली व्यय कहाँ लिखा जाता है, वसूली खाते के डेबिट पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट, उसको नगद नहीं दिया यार, उसके पूंजी खाते में जमा हो रहा है वो। ठीक है, और इस प्रकार से ये 3 जो एंट्रीज है इसकी यहाँ पर ये जनरल एंट्री इस प्रकार से होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न व्यवहारों के लिए फर्म के समापन पर क्या जर्नल एंट्री होगी। अलिखित दायित्वों का भुगतान 4,400 रुपये,
अब ये पहले तो समझ लेते अलिखित दायित्व क्या होता है। अलिखित मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। भाई जैसे फर्म बंद हो रही है, ठीक है, फर्म बंद हो रही है मतलब सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और जितनी भी दायित्व उनका भुगतान किया जा रहा है। अब ऐसे जब भाई घर जल रहा हो या फिर कोई व्यक्ति मर जाता है तो बहुत सारे लेनदार खड़े हो जाते हैं कि अरे मेरे से भी उधार लिया था, बोलता मेरे से भी उधार लिया था। तो इस प्रकार जब फर्म बंद हो रही है तो उस समय ऐसे जो बहुत सारे लोग जो दायित्व जो सोए रहते हैं वो जाग जाते हैं कि अरे अब ये तो फर्म बंद हो रही है तो इसको मैंने उधार दिया था। तो ऐसे दायित्व खड़े हो जाते हैं तो ये अनरिकॉर्डेड दायित्व कहलाते हैं। तो उस समय 4400 का एक ऐसा दायित्व पता चलता है कि अरे इससे भी 4400 रुपये हमने उधार लिए थे, इसको पेमेंट करना रह गया है। तो फर्म जब समाप्त हो रही है उस समय ऐसे अलिखित दायित्व जो अनरिकॉर्डेड मतलब चिट्ठी में नहीं लिखा गया है, अब उस समय वो खड़ा हो गया तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो दायित्व का भुगतान करने के लिए कौन सा पक्ष है? वसूली खाते का डेबिट पक्ष। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? बैंक अकाउंट, मतलब उसको तो पैसे ही दिया जाएगा ना। फिर दूसरा है 7500 मूल्य के फर्नीचर एक साझेदार रोहित द्वारा ले लिया गया। यदि कोई साझेदार किसी संपत्ति को खरीद लेता है, भाई फर्म के समापन पर तो सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने के बजाय किसी साझेदार को दे देंगे। तो सब संपत्तियों से सारी वसूली कहाँ लिखते हैं? वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। अब मतलब यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे तो वसूली खाता क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब इस संपत्ति को किसी साझेदार ने लिया मतलब साझेदार का पूंजी खाता क्या हो जाएगा? डेबिट। यदि वसूली खाता क्रेडिट हो रहा है तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ रोहित का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। तीसरा है वसूली पर लाभ 18,000 रुपये साझेदार अ और ब के बीच में 5:7 में बांटा गया। तो लाभ हमेशा जमा होता है, ये ध्यान रखना। लाभ हमेशा जमा, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होना मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ना। तो जो लाभ होगा यदि तो वो वसूली साझेदारों के पूंजी खाते में क्या होगा? जमा होगा, क्रेडिट होगा। इसका मतलब साझेदारों का पूंजी खाता ए और बी का पूंजी खाता क्या होगा? क्रेडिट। तो फिर डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वसूली पर जो लाभ हुआ है तो वसूली खाता डेबिट ए के पूंजी खाते से बी के पूंजी खाते। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और लास्ट है अलिखित संपत्ति से वसूली। जैसे फर्म के समापन पर ऐसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे डब्बों में से पैसे निकालते हैं। जैसे हम घर में यदि कुछ आप छानबीन करते हो, कभी ज़रूरत होती थी मम्मी आपके, कभी ज़रूरत होती है आपको फीस की, किताब की, पेन की, तो ऐसे छुपाई हुई संपत्ति निकलती है। ऐसे फर्म बंद हो रही है तो ऐसे समय पर ऐसी कुछ संपत्तियां पता चलती है जो कि पुस्तकों में लिखी नहीं है, मतलब चिट्ठे में है ही नहीं, और उस समय वो हमें पता चलती है कि अरे हमारे पास तो ये संपत्ति भी थी। कभी कभी धुली हुई जेब में से 100 रुपये का नोट निकल आना, 50 रुपये का नोट निकल आना, जो कि रिकॉर्ड में किसी को पता ही नहीं है। ऐसे कुछ संपत्तियां पता चल जाती है। अलिखित संपत्ति से वसूली हुई 8,500, ये तो फर्मों के लिए फ़ायदा है। तो ये संपत्ति से वसूली कहाँ लिखते हैं? वसूली खाते के क्रेडिट में। और किस रूप में हुई? बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से। ये चार जो एंट्रियां हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। फटाफट अब इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। भाई दायित्वों का भुगतान वसूली खाते के डेबिट में, संपत्तियों से वसूली वसूली खाते के क्रेडिट में। दायित्वों का भुगतान कहाँ करेंगे? वसूली खाते के डेबिट में, मतलब पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, भाई इसको हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। कितना? 4,400 being पेमेंट फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? पेमेंट फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड, जो अलिखित दायित्व है उनका क्या किया गया? भुगतान किया गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। यहाँ पर एक फर्नीचर था, संपत्ति थी जिसको रोहित ने ले लिया। तो रोहित ने यदि किसी संपत्ति को ले लिया है, इसका मतलब रोहित का जो पूंजी खाता है वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, भाई संपत्तियों से जो वसूली होती है वो चाहे नगद में हो या फिर किसी साझेदार ने ली हो, वो क्रेडिट होती है। तो 7,500 रुपये का जो फर्नीचर था वो किसने ले लिया है? वो रोहित ने ले लिया है। बीइंग
फर्नीचर being furniture taken over by रोहित। ठीक है, रोहित के द्वारा फर्नीचर को ले लिया गया है। ठीक है, और इसलिए रोहित ने फर्नीचर को लिया है, इसलिए रोहित का पूंजी खाता डेबिट होगा। भाई साझेदार का पूंजी खाता डेबिट होना मतलब कि उसका पैसा कम हो रहा है, और क्रेडिट होना मतलब पैसा बढ़ रहा है। अब रोहित ने फर्नीचर लिया है तो उसको फर्मों को पैसा देना होगा, फर्मों को पैसा देना मतलब उसका पूंजी खाता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब डेबिट होना। अब वसूली पर लाभ हो रहा है, वसूली पर लाभ होना मतलब वसूली खाता डेबिट होना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और ये लाभ किसको मिलेगा, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब ए के पूंजी खाते में जमा होगा और बी के पूंजी खाते में पैसा जमा हो जाएगा। कितना लाभ है, 18,000 का लाभ है। अब ये 18,000 का लाभ 5:7 में हमें बांटना है। ठीक है, तो 5:7 में यदि आप बांटोगे तो ए और बी 5:7, 18,000 गुणित ए का हिस्सा है 5, दोनों का हिस्सा हो गया 12, तो 12 एकम 12, 6 बचा, 60 हो गया, 12 पंजे 60, 1500, 15 पंजे 7500 का आ गया। फिर बी का कितना आएगा, 18,000 गुणित 7/12, ये कितनी बार कट गया, 15 पंजे 75, 15 6 90, 15 7 105, तब 105 और 00, 10,500, ये हो गया 18,000। तो ए के हिस्से में कितना आ रहा है, 7,500 और बी के हिस्से में आ रहा है 10,500। ठीक है, और इस प्रकार से इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वसूली पर जो लाभ है उस लाभ को हमने साझेदारों के पूंजी खाते में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, एक एंट्री और बची, अलिखित संपत्ति से वसूली हुई। तो अलिखित संपत्ति से अब मैं ज़्यादा इसकी वो नहीं करता हूँ, वो सजाता नहीं, सीधे सीधे एंट्री करते। भाई संपत्तियों से वसूली वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में होती है, तो पैसा जब भी आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 8,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 8,500। ठीक है, किया जाएगा संपत्तियों से वसूली, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेच दिया, अनरिकॉर्डेड अलिखित जो संपत्ति थी उसको हमने बेचा, तो बेचने से पैसा मिला, पैसा आता है तो डेबिट, मतलब रोकड़ आती है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ पर आया, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में आया। दायित्व का जब हमने भुगतान किया तो पैसा जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये अलिखित जो दायित्व थे उनका हमने भुगतान किया तो वसूली खाता डेबिट, और बैंक खाते से रोकड़ जाती है तो क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमने कौन सा अगला क्वेश्चन कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। मतलब इतने सारे क्वेश्चन, यदि इन क्वेश्चंस की आप बार बार यदि प्रैक्टिस करते हो तो आप वसूली खाते से रिलेटेड सवाल आसानी से कराओगे। देखो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि भाई 85,000 रुपये के लेनदारों ने 40,000 रुपये के विनियोगों को पूर्ण भुगतान स्वरूप स्वीकार किया। तो ये तो गलत बात लग रही है, मतलब यहाँ पर हमारी कुछ न कुछ मिस प्रिंट लग रहा है। मिस प्रिंट क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ है कि 85,000 रुपये के क्या थे, लेनदार थे, तो उनको 40,000 रुपये के विनियोग तो दिए और 44,000 रुपये हमने क्या किया, उसको कैश भी दिया। 44,000 रुपये हमने क्या किया, उसको कैश भी दिया है।
40,000 कैश है, सॉरी पर क्वेश्चन जो है वो मिस प्रिंट हो गया हमारा। तो 85,000 के लेनदारों को 40,000 रुपये हमने कैश दिया है और जो विनियोग है वो कितने रुपए के हैं, 44,000 रुपये के। इस प्रकार से हो जाएगा 84,000। तो क्योंकि 85,000 का कोई बेवकूफ़ लेनदार थोड़ी ना होगा जो कि केवल 40,000 रुपये के विनियोग लेकर के मान जाएगा कि भाई 40,000 दे दो हिसाब बराबर। कोई भी व्यापारी इतना फेयर नहीं होता है कि वो आपको इतने कम पैसे में मान जाएगा। 85,000 रुपये उनको लेना था तो उन्होंने क्या किया, 40,000 रुपये कैश ले लिया फर्म से और 44,000 रुपये के जो इन्वेस्टमेंट या कुछ शेयर होंगे वो उसने फर्म से ले लिए कि भाई 44,000 के तुम्हारे जो शेयर है या इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है वो उन्होंने ले लिया और इस प्रकार से हिसाब किताब बराबर कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई विनियोग की तो कोई एंट्री नहीं होगी, संपत्ति लेन देन में यदि जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन ये हमने उनको जो पैसा दिया है उस पैसे की जरूर एंट्री होगी। तो भाई पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो 40,000 रुपये हमने दिए हैं इसलिए बैंक खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा, तो आपने दायित्वों का भुगतान किया है मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट। मतलब यहाँ पर आपके पास से 40,000 रुपये नगद जा रहा है और किसके लिए जा रहा है कि आपने किसको पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स पेमेंट किया है। बीइंग क्रेडिटर्स पेड, लेनदारों को हमने क्या किया, भुगतान किया। ठीक है। इसके बाद में सेकंड वाला है, लेनदार 26,000 रुपये के थे, उन्होंने मशीनरी जिसका मूल्य 28,000 था अपने पूर्ण भुगतान में स्वीकार कर लिया। सिंपल सी बात है भाई, लेनदार कितने के थे, 26,000 रुपये के लेनदार थे। मतलब हमें लेनदारों को कितना भुगतान करना था, 26,000 भुगतान करना था और उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास एक 28,000 रुपये की जो मशीन है वो हमें दे दो। तो यहाँ पर ये हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। उनको 26,000 देना था, उसके बदले उन्होंने 28,000 रुपये की मशीन ले ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब उसके लिए नो एंट्री हो जाएगी, मतलब इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। इस दूसरे के लिए हिसाब बराबर हो गया, 26,000 के बदले उसको 28,000 की मशीन दे दी, हिसाब किताब बराबर। तीसरे में लेनदार 1 लाख रुपए के थे, उन्होंने भवन जिसका मूल्य 1,20,000 रुपये स्वीकार किया। मतलब लेनदार कितने के थे, 1 लाख, उनको 1 लाख देना था, तो उन्होंने फर्म का जो बिल्डिंग था उसकी वैल्यू 1,20,000 रुपये थी, बोले कि ये बिल्डिंग हमें दे दो। भाई उनको तो 1 लाख रुपये ही देना था और बिल्डिंग की वैल्यू 1,20,000, मतलब 20,000 ज़्यादा है, तो लेनदारों ने फर्म को 20,000 रुपये रोकड़ी दे दिया, कैश दे दिया। मतलब यहाँ पर फर्म के पास 20,000 रुपये आया तो बिल्डिंग गया उसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन पैसा जो आया है उसकी ज़रूर एंट्री होगी। जैसे यहाँ पर मशीन गई उसकी एंट्री नहीं हुई, लेकिन जो पैसा हमने दिया उसको ऊपर का, वो पैसा की एंट्री करना पड़ी। इसी प्रकार से यहाँ पर पैसा आ रहा है बिल्डिंग देने से, तो कितना पैसा ऊपर आ रहा है हमारे पास, 20,000 रुपये आ रहा है और ये 20,000 रुपये ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, 20,000। ठीक है। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, बीइंग लेनदारों को हमने भवन के साथ क्या किया गया, एडजस्ट किया गया और उनसे हमें पैसा इस प्रकार से मिला है। ठीक है। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज, वसूली खाता बना सकते हम, और यदि वसूली व्यय से रिलेटेड या कुछ इस प्रकार की एंट्रियाँ आती है तो वो हम एंट्रियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो 2010 से लगा करके, जैसे अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक हमारा पुराना वीडियो डला हुआ है, 2010 से 2024 2025 तक के जितने भी बोर्ड परीक्षा के पेपर हुए हैं उन परीक्षाओं में उस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने सॉल्व कराया था। तो ऐसे ही हम यहाँ पर अब कर सकते हैं, लेकिन वैसे फाइनल एग्ज़ाम अभी हमारे पास समय कम है, तो अभी हम जो शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है,
फिर कंपनी अकाउंट है, इनको अभी हमें पढ़ना है 2-4 दिन के अंदर फटाफट। तो कल से हम शेयर कैपिटल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं ये भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ परीक्षा के दौरान ही, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा ऑब्जेक्टिव को, तो ताकि आपकी जो 32 नंबर के जो मार्क्स है वो आ जाएगी। वैसे आप पुराने जो वीडियो है, हमारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 32 आउट ऑफ 32, वो यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको सारे वीडियोस उसमें दिख जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल A to Z कंप्लीट हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो ये जितने 5 वीडियो हैं ये किससे, फर्म के समापन से रिलेटेड, उनको भी आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी इस यूनिट की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम हमारी एक नई यूनिट के साथ शेयर कैपिटल लेकर आएंगे और उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।